अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये ब्लड प्रोडक्ट्स और ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड एमसीक्यू हैं जो कि बेसिक एमसीक्यू हैं आपके। एमसीक्यू नंबर 1 ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड है। जी देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अर्ली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आपको पता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है तो उसके दौरान और अक्सर औकात उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं, कुछ रिएक्शन सीन किए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं ये ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन हो गया है। तो उसमें कुछ अर्ली रिएक्शंस हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कुछ लेट होती हैं। अब अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में कौन कौन सी आ जाती हैं और लेट में कौन कौन सी आ जाती हैं। हीमोलिटिक रिएक्शंस जितने भी होती हैं, इन्फेक्टेड ब्लड से रिएक्शंस जो भी कॉज होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं, पायरोजेनिक रिएक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल कंटामिनेशन होती है, हाइपरकैलीमिया और ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, इन सब को हम अर्ली कंसिडर करते हैं। जबकि जो ये आपका ई ऑप्शन है ट्रांसफ्यूजनल आयरन ओवरलोड, इसे हम लेट कॉम्प्लिकेशन कंसिडर करते हैं। लेट में आपने और कौन कौन सी याद रखनी है। इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन, वो भी एक लेट कॉम्प्लिकेशन है। ट्रांसफ्यूजनल आयरन ओवरलोड, वो एक लेट कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपके यहाँ पर एमसीक्यू का आंसर भी है। और उसके अलावा जीवी HD ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज़ जो होती है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ वर्सेस होस्ट डिजीज़, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि लेट कंसिडर की जाती है, डिलेड कैटेगरी में आती है। ठीक है, इमीडिएट इम्यून रिएक्शंस में या इमीडिएट में नहीं, डिलेड रिएक्शंस में आती है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये सिंपल था अर्ली और लेट के डिफरेंसेस के साथ, तो आपको पता चल जाना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 2 देखें, आफ्टर लाइव वैक्सीनेशन सच एज मीजल्स मम्स डोनर इज सेलेक्टेड, डेफर परमानेंटली, डेफर फॉर 2 months, डेफर फॉर 12 months एंड नन। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ क्राइटेरियाज में हम डोनर को परमानेंटली रिजेक्ट कर देते हैं कि आप नहीं दे सकते, ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। कुछ इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि हम टाइम दे देते हैं, यानी कि वो जो हमारी एक्सक्लूजन होती है ना, वो मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ अरसे के लिए होती है कि इतना अरसा आप जाएं और इतने अरसे के बाद आप दोबारा दे सकते हैं। तो जो लोग वैक्सीनेशन मीजल्स या मम्स की वैक्सीनेशन करा चुके होते हैं उनको 2 months का डेफर देते हैं हम। 2 months का डेफर होता है उनके लिए, परमानेंट नहीं होता। 12 months का किन के लिए होता है, ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। जैसे कोई सिचुएशंस होती हैं काफ़ी ऐसी, जैसे कोई बॉडी पार्सिंग हुई हुई है, उसमें हम कह देते हैं कि आपने 12 months का डेफर लेना है, मतलब हम डेफर देते हैं। जो ब्लड बैंक का ऑनर या जो भी टेक्नीशियन वो डील कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी। एमसीक्यू नंबर 3 देखें, व्हाट इज़ कॉजेटिव एजेंट ऑफ शगास डिजीज़। तो आपके पास जैसे अभी एमसीक्यू नंबर 1 में आपके पास एक ऑप्शन मैंने डिस्कस की थी आपके साथ कि अर्ली कॉम्प्लिकेशंस में कुछ इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं कि ब्लड इन्फेक्टेड होता है और लेट में कुछ इन्फेक्टेड इन्फेक्शंस होते हैं जो ब्लड को इन्फेक्ट करते हैं। उन इन्फेक्शंस में कौन कौन से इन्फेक्शंस आ जाते हैं जो अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिटेड होते हैं। उसमें वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, प्रोटोजोआज आ जाते हैं और कुछ प्रायोन्स आ जाते हैं। वायरसेस में कौन कौन आ जाता है, हेपेटाइटिस वायरसेस आ जाते हैं, रेट्रोवायरसेस आ जाते हैं, हर्पीज वायरसेस, पार्वोवायरस B19 आ जाता है। बैक्टीरियाज में कौन कौन से आ जाते हैं, बैक्टीरिया में ट्रोपोनिमा पैलिडियम आ जाता है। उसके अलावा यर्सीनिया आ जाता है, रिक्टेशिया आ जाता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम आ जाता है, ट्राइपेनोसोमा क्रोजाया आ जाता है। प्रायोन्स में आपने CJD याद रखना है, क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, आपको यहाँ पे शगास डिजीज़ पूछी गई है। तो शगास डिजीज़ आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोटोजोआ ट्राइपेनोसोमा क्रोजाई की वजह से होती है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपको मलेरिया का पूछ लिया जाता तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, प्लाज्मोडियम। लेट्स सपोज आपको टोक्सोप्लाज्मोसिस का पूछ लिया जाता तो फिर टोक्सोप्लाज्मा गौंडाई। अगर बेबिसियोसिस का पूछ लिया जाए तो बेबिसिया। ठीक है, लेशमीनियसिस का पूछ लिया जाए तो लेशमीनिया। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये तो मेमोराइज करने वाली बातें हैं। ठीक है, 450 ऑफ ml रिक्वायर हाउ मच अमाउंट ऑफ एंटी कोआगुलेंट। अगर 450 ml ब्लड है तो एंटी कोआगुलेंट जो CPD होना चाहिए ब्लड बैग में वो 63 ml होना चाहिए। अगर ब्लड 500 ml है तो फिर एंटी कोआगुलेंट 70 ml होना चाहिए। MCQ नंबर 5 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेस्टिंग एज ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शंस इन ब्लड। तो ब्लड बैंक में मोस्टली हम मलेरिया, सिफिलिस, HIV
और हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करते हैं, यानी कि स्क्रीनिंग करते हैं इनकी। हेपेटाइटिस ए की नहीं कर रहे होते हम मोस्टली। 6 MCQ देखिए, एडवांटेज ऑफ हेल्दी ब्लड डोनर टू डोनेशन टू डोनर। तो फ्री हेल्दी चेकअप होता है, आयरन रिड्यूस हो जाती है बॉडी की, हार्ट डिजीजेज, एथरोस्क्लेरोसिस, जितने भी हार्ट अटैक के चांसेस या फिर जितनी भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेज हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं। रेड सेल्स आर स्टोर्ड एट डैश फॉर डैश डेज। तो रेड सेल्स को हम 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर सकते हैं स्टोर, और 35 डेज के लिए कर सकते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 8 देखें, व्हेन RBCs आर स्टोर्ड देयर इज शिफ्ट टू द लेफ्ट, दिस मीन्स। अब यहाँ पे आ जाती है एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात, मतलब जनरल कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका शिफ्ट का लेफ़्ट या राइट पे मूव करना कर्व का, ये क्या बात है। तो आपने याद रखना है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कर्व होती है उसको शिफ्ट को लेफ़्ट मूव करते हैं, कुछ राइट मूव करते हैं। तो जो RBC स्टोर किए जाते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि जो पोटेशियम होता है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है रेड सेल्स में से प्लाज्मा की तरफ, यानी हाइपरकैलेमिया हो जाता है प्लाज्मा में। उसके बाद कुछ अरसे बाद, यूँ कह लें आप कि जब हमने ब्लड स्टोर किया है तो उसमें 2,3-DPG जो होता है डाईफॉस्फोग्लिसरेट, वो भी फॉल होना, उसका लेवल भी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, पीएच रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली मिलके क्या करते हैं, शिफ्ट लेफ़्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अफिनिटी है वो ज़्यादा हो गई है। अब जो ऑक्सीजन होगी वो थोड़ी आराम से रिलीज़ होगी, मतलब उसका आना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। जबकि जो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है, जब वो किन किन फैक्टर्स की वजह से होती है, पीएच अगर ज़्यादा हो जाए, 2-3 DPG का लेवल ज़्यादा हो जाए, फॉल ना करे, तो वो फैक्टर राइट की तरफ ले जाते हैं उसको, और उसकी नतीजे में जो अफिनिटी होती है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन गिव अप ज़्यादा इजीली हो सकती है। तो यहाँ पे अफिनिटी ज़्यादा हो गई है, ऑक्सीजन गिव अप इतनी इजीली नहीं होगी अब जी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अफिनिटी इंक्रीज हो गई है और 2-3 DPG जो है वो रिड्यूस हो गया है, पीएच रिड्यूस हो गई है, फॉल हो गया उसका लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट प्रिजर्वेशन प्रोवाइड्स अ स्टोरेज टाइम फॉर 35 days एट 1 degree centigrade to 6 degree for units of whole blood and prepared RBCs if an additive solution is not added। हमने एडिटिव सोल्यूशन नहीं ऐड किया, अगर आप एडिटिव ऐड कर देते हैं तो उसके ऐड करने से क्या होगा, 42 डेज़ हो जाएगी जो लाइफ होगी। अब एडिटिव में क्या क्या आ जाता है, एडिटिव में CD आ जाता है, CPD आ जाता है, CP2D आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एडिटिव्स होते हैं, क्या करते हैं वो लाइफ को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, RBCs की लाइफ को। जैसा कि एक ऑप्टिमल एडिटिव सोल्यूशन में सेगम भी आता है, मतलब सेलिन एडिनिन ग्लूकोज मैनिटोल, SAGM सेगम। ठीक है, तो एडिटिव्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी आपको MCQ में बताया गया है कि हमने एडिटिव नहीं डाला, तो हम प्रिजर्वेटिव कौन सा ऐसा डाल रहे हैं बिना एडिटिव डाले के सोल्यूशन जो उसका स्टोरेज टाइम ऑफ 35 डेज़ हो जाए। तो CPD1 जो होता है ये स्टोरेज टाइम को 35 डेज़ तक ले जाता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और अगर एडिटिव सोल्यूशन भी डाल देंगे तो 42 डेज़, एडिटिव सोल्यूशन फॉर 2 डेज़ याद रखना। व्हाट आर करंट स्टोरेज टाइम एंड स्टोरेज टेम्परेचर फॉर प्लेटलेट कंसनट्रेंट्स एंड एफरेसिस प्लेटलेट कंपोनेंट्स। तो 5 दिन के लिए हम स्टोर कर सकते हैं और रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। RBCs कैन बी फ्रोजन फॉर 10 डेज, RBCs को हम 10 डेज के लिए फ्रीज कर सकते हैं। एडिटिव सोल्यूशंस आर अप्रूव्ड फॉर स्टोरेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर हाउ मेनी डेज, तो 40 डेज तक कर सकते हैं। CPDA1 यूज़ करें तो 35 डेज तक। CPDA1 तो एंटीकोगुलेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, और अगर एडिटिव के तौर पे किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कोई एडिटिव यूज़ कर रहे हैं, तो 42। MCQ नंबर 13 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ रेड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स की स्टोरेज में क्या होता है, पीएच डिक्रीज हो जाती है। जी हाँ, डिक्रीज हो जाती है। 2-3 DPG इंक्रीजेज, जी नहीं, इंक्रीज नहीं होती। ATP इंक्रीजेज, जी नहीं, ATP का लेवल भी फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और जो हम एडिटिव्स वगैरह ऐड करते हैं, क्या पर्पज़ होता है उनका, वो कैसे शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, वो यही काम तो करते हैं, वो ATP को बढ़ा देते हैं, 2-3 DPG के लेवल को मेंटेन रखते हैं, फॉल नहीं होने देते। इसीलिए तो अल्टीमेटली जो हमारे एडिटिव सोल्यूशंस होते हैं वो 42 डेज़ तक ले जाते हैं स्टोरेज लाइफ को, शेल्फ लाइफ को बढ़ा के। किस तरह से,
एटीपी को मेंटेन करके। तो एटीपी इंक्रीज होगी, ये तो कोई सेंस नहीं बन रही कि ब्लड स्टोर किया आपने, आरबीसी स्टोर है और एटीपी खुद ब खुद बढ़ती जा रही है। खुद ब खुद तो नहीं ना बढ़ेगी। प्लाज्मा पोटेशियम डिक्रीजेज, जी नहीं, जब आप ब्लड स्टोर कर लेते हैं तो 48 आवर्स के बाद प्रोग्रेसिव लॉस होना स्टार्ट हो जाता है पोटेशियम का आरबीसी से प्लाज्मा के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ आपकी पीएच वाली ऑप्शन ठीक है, पीएच डिक्रीज होती है, 2-3 डीपीजी भी डिक्रीज होता है, एटीपी भी फॉल होनी स्टार्ट हो जाती है और प्लाज्मा में पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट शेल्फ लाइफ फॉर कॉम्पोनेंट? डिग्लिसराइड आरबीसीज 24 आवर्स, आरबीसीज जिनमें सीपीडी ए1 हो, सीपीडी हो वो 35 डेज, प्लेटलेट कंसनट्रेट 10 डेज, FFPs 5 ईयर्स, आरबीसी CPDA 1। जी नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा ऑप्शन आपकी ठीक है। आरबीसी CPD एक एडिटिव सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया है, ऑप्टिमल एडिटिव सॉल्यूशन है, ये 42 डेज तक ले जाता है शेल्फ लाइफ को। प्लेटलेट कंसनट्रेट की जो हाफ लाइफ है या शेल्फ लाइफ है आप वो कह लें 5 डेज तक है, ठीक है। FFPs 1 ईयर्स तक स्टोर किया जा सकते हैं और आरबीसी जिनमें CPDA 1 मौजूद हो उनको हम कब तक स्टोर कर सकते हैं? उनको हम स्टोर कर सकते हैं 35 डेज तक, यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आपका अल्फा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये ई ऑप्शन में 42 डेज मैंने लिखना था, मिस हो गया। अच्छा जी, 15 देखें ज़रा। प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट्स आर यूज टू ट्रीट, जी तो अब आ जाता है यहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, किस चीज़ का? यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंडिकेशंस, एफएफपीज कब यूज़ होते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट कब यूज़ होते हैं, फ्रीज ड्राइड फैक्टर 9 प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट कब यूज़ होते हैं, फ्रीज ड्राइड फैक्टर 8 कंसनट्रेट कब यूज़ होते हैं। तो आप लोगों को ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं एफएफपीज से स्टार्ट, तो एफएफपीज आप कब कब देते हैं? जब कोआगुलेशन फैक्टर्स की रिप्लेसमेंट करनी हो आपने, यानी कि मैसिव ट्रांसफ्यूजन, लिवर डिजीज़ हो, कोई डीआईसी हो, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास सर्जरी हो, वारफिन के इफेक्ट को रिवर्स करना हो, कोई थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा यानी टीटीपी हो, इन सभी केसेस में आप एफएफपीज रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। क्रायोप्रेसिपिटेट कब यूज़ करते हैं आप? क्रायोप्रेसिपिटेट भी ऑलमोस्ट यही कंडीशंस होती हैं, जैसा कि आपने हीमोफीलिया ए का ट्रीटमेंट देना, थेरेपी देनी है रिप्लेसमेंट थेरेपी में, वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ में, उसके अलावा आप फिब्रिनोजिन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना चाह रहे हैं डीआईसी के लिए, मैसिव ट्रांसफ्यूजन हिपैटिक फेलियर के लिए, तो आप क्रायोप्रेसिपिटेट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं आप क्रायोप्रेसिपिटेट उन जगहों पे जहाँ फिब्रिनोजिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है? क्योंकि क्रायोप्रेसिपिटेट में 150 मिलीग्राम एटलीस्ट फिब्रिनोजिन मौजूद होती है और फैक्टर 8 जो होता है 80 यूनिट्स मौजूद होते हैं उसके एटलीस्ट। तो वो मतलब हाईली कंसनट्रेटेड होता है इन फैक्टर्स में और इन कंपोनेंट्स में। तो हम उन जगहों पे ये दे सकते हैं जहाँ फिब्रिनोजिन या फैक्टर 8 की कमी हो। फिर अगर मैं बात करती हूँ फैक्टर 8 कंसनट्रेट की, वो आप कब कब दे सकते हैं? हीमोफीलिया ए या वॉन विलिब्रेंड डिजीज़ में। फिर अगर मैं बात करती हूँ प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट की, वो आप कब कब दे सकते हैं? आप दे सकते हैं जब फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हुई हो, मेनली क्रिसमस डिजीज़ के ट्रीटमेंट यानी उसकी थेरेपी के लिए आप फैक्टर 9 प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसनट्रेट देते हैं ताकि 9 फैक्टर की डेफिशिएंसी को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। कोई क्वेरी हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।